नमस्कार विद्यार्थियों। लेट्स क्रैक राजस्थान एग्जाम पे सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। क्रैक आरपीएससी विद इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म एन अकेडमी। अबाउट मी वाईटी पे हमारी टाइमिंग जो रहती है, फिलहाल अभी मैं आपको नोट करवा देती हूँ टाइमिंग क्या रहेगा। अभी फिलहाल हमारी जो क्लास का टाइम रहेगा वो रहेगा आपका 1 PM 1:30 PM, ओके, सॉरी 1:30 PM एंड इवनिंग को 5 PM हमारी क्लास स्टार्ट हो जाएगी। तो सभी के सभी बच्चे जो है वो इस समय अवेलेबल रहे। एंड नाइट को जो क्लास का टाइम रहेगा वो 9 PM रहेगा। ओके फाइन। तो ये हमारी क्लासेस का टाइमिंग रहेगा। एंड स्पेशल क्लास अभी हमारी हो चुकी है, तो नेक्स्ट मंथ से अभी स्टार्ट होने वाली है। ओके, अनअकैडमी आप डाउनलोड कीजिए, फिर आप अपने नंबर से लॉग इन कीजिए, आरपीएससी सेलेक्ट कीजिए, यहाँ पे कैटेगरी आरपीएससी की। देन आपसे कोड मांगा जाएगा और मेरा कोड है किंजल 10, KINJAL। किंजल 10 मेरा कोड है। जैसे ही आप किंजल 10 को अप्लाई करेंगे तो आप मेरी जो भी फ्री क्लासेस है अनअकैडमी पे वो देख पाएंगे। डेली लाइव क्लास, लाइव टेस्ट, क्विज, स्ट्रक्चर्ड कोर्स, अनलिमिटेड एक्सेस मिलते हैं आपको। क्या मिलेगा आपको? ये सारी चीजें अवेलेबल है जब आप प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हो। और जैसा कि मैंने पहले भी बताया, 10% का डिस्काउंट। फ्री और प्लस की बात करेंगे तो फ्री क्लास, तो फ्री के अंदर देखिए आपको लिमिटेड सिलेबस मिलेगा, लिमिटेड प्रैक्टिस सेट मिलेगा, लिमिटेड पीडीएफ मिलेगी। आपका डाउट क्लियर सेशन होगा जरूर, बट रेगुलर नहीं। प्लस में कंप्लीट सिलेबस, अनलिमिटेड प्रैक्टिस सेट, अनलिमिटेड पीडीएफ नोट्स, रेगुलर आपके डाउट क्लियर सेशन। तो अगर आपको कंप्लीट एकदम तनाव मुक्त अच्छी तरीके से प्रिपरेशन करनी है तो प्लस सब्सक्रिप्शन लीजिए, और 10% डिस्काउंट तो है ही किंजल 10 कोड के साथ में। प्लस फीचर्स, घर बैठे टॉप एजुकेटर के द्वारा आप पढ़िए, ठीक है। आपको अनलिमिटेड एक्सेस मिलेगा कोर्स के ऊपर। टॉप एजुकेटर ऑफ इंडिया ऑन वन प्लेटफॉर्म, सबसे अच्छी बात है, आपको अलग अलग टीचर ढूंढने नहीं पड़ेंगे। उसके बाद देखिए आप कंप्लीट सिलेबस कवर करवाया जाएगा, कंप्लीट एग्जाम प्रिपरेशन, रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशन, लाइव टेस्ट सीरीज, स्टडी मटेरियल, आंसर राइटिंग सेशन, मैम मेंटरशिप एंड गाइडेंस, ये सब कुछ आपको अवेलेबल है प्लस पे। आरपीएससी न्यू अनाउंसमेंट देखिए, 12 महीने में 3 महीने फ्री है, 24 महीने में 4 महीने फ्री है। टेस्टिमोनियल आप देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। ये आरपीएससी लेक्चर एग्जाम के लिए टेस्टिमोनियल देखिए, यहाँ पे भी दे रखा है, यहाँ पे भी दे रखा है, तो आप लोग देख सकते हो। थैंक यू सर, आपके पढ़ाए हुए नोट से पार लग गई, 50 से 60 क्वेश्चन मिल गए डायरेक्टली, जस्ट कॉपी एंड पेस्ट। अब सोचिए इससे बेहतरीन आपको कहाँ क्या मिलने वाला है। अभी हाल फिलहाल में मेरे द्वारा पढ़ाई गई साइकोलॉजी में से लेवल 2 के अंदर बच्चों ने 30 में से 30 क्वेश्चन अटेंड कर रहे हैं। सोच लीजिए आप, 30 में से 30 अटेंड किए हैं। और लेवल 1 की बात करें, क्योंकि रेट एग्जाम है, एक दो क्वेश्चंस बाहर आते हैं, और एक दो में जो डाउट है वो क्वेश्चंस में बोनस मिलने वाला है। तो कोई भी चीजें हमारे सिलेबस से बाहर नहीं आई है। 50 डेज आरएस प्रीलिम्स क्रैश कोर्स सर्विस रेट चल रहा है। आरपी आरएस प्रारंभिक परीक्षा 2021 की तैयारी, ठीक है। आगे देखिए, योद्धा बेच चल रहा है, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल एग्जाम, ठीक है। एंड विजय आरएस प्रीलिम्स ये चल रहा है, आप लोग देख सकते हैं, ये है वो टॉप एजुकेटर जो आप लोगों को पढ़ा रहे हैं। आगे बढ़िए, RSSI पटवार हेडमास्टर, वनपाल जूनियर इंजीनियर, JVVNL, रीट लेवल 1 एंड 2, एस्पायर इंग्लिश मीडियम, कॉलेज लेक्चरर एग्जाम, सभी के लिए सब्सक्राइब कीजिए अनअकैडमी। 10% डिस्काउंट अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं। देखिए 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन है 1400 का, तो 10% डिस्काउंट के बाद मात्र 1260। अगर आप 3 महीने का लेते हैं तो 3500 में आपको मिलेगा। और सबसे अच्छी बात, सब्सक्रिप्शन जो आप लेते हो तो उस समय उसके आपने आरपीएससी में सब्सक्रिप्शन लिया, अब वहां पे जिस भी टीचर की क्लासेस चल रही है किसी भी एग्जाम को लेकर, आप सब देख सकते हो। 3 महीने को के लिए आपको 3500 नहीं देने, 31,500 देने हैं। 6 महीने के लिए 5,600 नहीं देने, 5,040 देने हैं।
12 महीने में 7,000 नहीं देने हैं, मात्र 6,300 देने हैं। और 24 महीने में 8,400 की जगह 7,560। और इसके साथ कॉम्बो सब्सक्रिप्शन अभी आप लोगों ने पढ़ाई था 3 महीने, मतलब 27 महीने आप पढ़ सकते हो मात्र 7,560 रुपए में, सभी टीचर्स के द्वारा। अब बताइए इससे बेहतरीन ऑफर किसी भी इंस्टीट्यूट ने आपको दिया है? ये एकमात्र इंस्टीट्यूट आपको दे सकती है, वो है अनअकैडमी। क्योंकि अनअकैडमी का पर्पस क्या है? आपको एक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान की जाए, वो भी मात्र बहुत कम शुल्क में। कॉम्बो सब्सक्रिप्शन भी है ये एमपीपीएससी, आरपीएससी, यूपीएससी, बीपीएससी सब में। आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। किशोर अवस्था की एक ऐसी आदत जिसमें खुद को भूखे रखने की प्रवृत्ति होती है तथा यह ज्यादा बालिकाओं में पाई जाती है। ऐसी अवस्था को कहा जाता है एनोरेक्सा नर्वोसा, डेलेरियम ट्रेमेंस, स्वालीनता एंड डाउन सिंड्रोम। बताइए। देखिए, किशोर अवस्था में दो प्रकार की समस्याएं आप देखेंगे। एक होती है एनोरेक्सिया नर्वोसा, जो आंसर है इसका, और एक होती है बुलिमिया। ये क्वेश्चन आता है किशोर अवस्था की समस्याओं के बारे में बताइए। उसमें से ये दो रोग है, एक प्रकार के रोग होते हैं एनोरेक्सिया नर्वोसा, बुलिमिया। तो ये तो आपको पता ही चल गया कि एनोरेक्सिया नर्वोसा क्या है। भाई खुद को भूखा रखने की प्रवृत्ति ज्यादातर बालिकाओं में पाई जाती है। लड़कियों को अपने फिगर मेंटेन को लेकर बड़ी टेंशन चलती रहती है। ऐसा नहीं है लड़कों में नहीं पाई जाती, लड़के भी आजकल जिम जाते हैं, डाइट कॉन्शियस होते हैं। तो आप देखोगे आजकल का तो वर्ल्ड यही है। ये करीना कपूर ने जब से जीरो साइज शुरू किया है सबका दिमाग खराब कर रखा है, और सब उसके बाद में ऐसे ही लगे हैं जीरो साइज फिगर को लेकर। ऐसे तो नहीं कि पंजाबियों की तरह बढ़िया खाए वाए सॉलिड रहे। आजकल की लड़कियां देखिए, मतलब इनकी स्थितियां ऐसी है कि वो दो रोटियों से ज्यादा तो खा ही नहीं सकती है, जान उनमें होती ही नहीं है। क्यों? क्योंकि उन्हें फिगर मेंटेन करना है। भूख लगती है तो थोड़ा थोड़ा खाती है, ठीक है। और समझ लो किस दिन ज्यादा खा लिया, चार्ट है इनके पास, क्या चीज खाने से कैलोरी बढ़ रही है, फैट बढ़ रहा है। तो ज्यादा खा लेती है तो उंगलियां डाल के उल्टियां कर लेती है, ठीक है। ये किया जाता है, तो ये रोग है, इट्स नॉट कॉमन। तो और ये हमारे शरीर के लिए बहुत नुकसानदेह है, तो इसे एनोरेक्सिया नर्वसा कहते हैं। बुलिमिया इनके विपरीत है, मस्त एकदम कोई मतलब नहीं है। मोटे पतले होने से गोल मटोल फूल के गुप्पा हो जाते हैं, एकदम आकार जो है इनका ऐसा हो जाता है, ऐसा। फिर भी इनकी जो जीभ है वो चलती रहती है। आप पिज्जा बर्गर इनके लिए लाए रखो, खाते ही रहेंगे बस ये, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। तो दैट्स कॉल्ड बुलिमिया। ओके। तो ये तो थी किशोर अवस्था की समस्याएं। डेलेरियम ट्रेमेंस, ये कई बार बच्चे पूछते हैं कि मैम ये क्या होता है। देखिए, आप लोगों ने अभी हाल फिलहाल में एक मूवी आई थी छिछोरे, बस नाम ही छिछोरे है। मैं हर बार कहती हूँ मूवी बहुत एक्सीलेंट है, ये देखने लायक एक पिक्चर है, स्टूडेंट के लिए एक बहुत अच्छा मैसेज है। तो वो देखिएगा। उसमें एक शराबी कैरेक्टर का एक कैरेक्टर है। तो वो जो शराबी है, जो रोज शराब पीता है, जब उसे छोड़ने की कोशिश करता है तो उसके पेट में इतना दर्द होता है कि उसे हॉस्पिटलाइज किया जाता है। याद आ गया होगा आप लोगों को। ये जो रोग आप देख रहे हो ना, कि शराब को छोड़ने की वजह से ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, इसे ही डेलिरियम ट्रेमेंस कहते हैं। ये इतनी आसानी से नहीं छूटती है, ठीक है। इसीलिए रिहाब सेंटर में ले जाया जाता है। इन लोगों को बड़ी दिक्कत आती है नशा पता छोड़ने में। इसीलिए कोई भी बालक नशा पता ना करें। एक बार तो मजे मजे में करते हैं, बाद में दिक्कत बहुत आ जाती है। स्वालीनता, ये संप्रेषण कौशल का अभाव होता है बच्चों में। ये एक लाइन याद कर लो। बाकी इससे रिलेटेड आता है कि भाई सामाजिक व्यवहार कमजोर है, रूढ़िगत व्यवहार है। क्योंकि भाई कम्युनिकेशन तो कर नहीं पाते हैं, तो हर किसी से बढ़िया से बात नहीं करेंगे। आप बात करना चाहो, खेलना चाहो, नहीं खेलेंगे आपके साथ में। एक और प्रवृत्ति, किसी चीज का रट्टा शुरू कर देते हैं ना, दोहराना, वो करते रहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल रोना शुरू कर दिया किसी बात को लेके, मुझे ये चीज ला के दो, तो रोएंगे ही रोएंगे, रोएंगे ही रोएंगे। तो ये आप जो प्रॉब्लम्स देख रहे हो, ये स्वालीनता है। डाउन सिंड्रोम, अभी हाल ही में रीड के अंदर क्वेश्चन आया है, ये है आपका डाउन सिंड्रोम। ट्राइसोमी 21 की तीसरी प्रतिलिपि बनने के कारण होता है, ठीक है। तो तीसरी प्रतिलिपि बनने के वजह से डाउन सिंड्रोम हो रहा है। तो अब आप लोग देखिए कि भाई डाउन सिंड्रोम के कारण क्या होता है। मंगोलिज्म बच्चे पैदा होते हैं। मंगोलिज्म बच्चे मतलब जिनकी आईक्यू लेवल बिल्कुल कम, 25 से कम,
20-25 होती है, यानी जड़ बुद्धि टाइप के बच्चे पैदा होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ो। ज्यादातर बच्चे प्रथम सार्थक शब्द इस उम्र में बोलते हैं, 3 महीने, 6 महीने, 35 से 40 महीने, 10 से 13 महीने। अब बताओ क्या होगा। तो यहाँ पे स्टूडेंट गेस कर रहे हैं मुझे लग रहा है, और आप लोगों ने आंसर क्या दिया है, पता चल गया। बिल्कुल, आंसर होगा डी। देखिए बच्चे बोलते तो पहले बहुत सारा है, ठीक है। यहाँ पे एक लाइन लिखी है, प्रथम सार्थक शब्द। ठीक है, सार्थक का मतलब जिस शब्द का कोई अर्थ निकलता हो, ठीक है, वो सार्थक शब्द है। छोटे बच्चे लाभ 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 पता नहीं क्या क्या कहते रहते हैं, बातें तो वो खूब करते हैं, हम करते हैं हाँ बेटा हाँ बेटा, पर वो कहता क्या है समझ में थोड़ी आती है। तो सार्थक शब्द बच्चा बोलता है सबसे पहले 10 माह में। अगर आपसे इंडिविजुअली पूछा जाए कि भाई 10 से 13 में भी कब, तो 10 महीने का बच्चा जो है वो प्रथम सार्थक शब्द बोलता है। ठीक है, तो यहाँ पे 10 से 13 दिया है, तो डी सही हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा वंशानुक्रम का नियम नहीं है। समानता, विभिन्नता, प्रत्यागमन, अभिप्रेरणा। बताइए क्या होगा आंसर। यस, वंशानुक्रम का नियम नहीं है। समानता, विभिन्नता, प्रत्यागमन, अभिप्रेरणा, कौन सा सही लग रहा है आपको। पढ़ा तो आप सभी ने है। समानता का नियम, जैसे माता पिता वैसी संतान। क्या कोड है इसका, जैसे माता पिता वैसी संतान। ये किसका हुआ, समानता के नियम का। विभिन्नता की बात करोगे, कुछ गुण भिन्न होते हैं। क्लियर। अब बात करेंगे प्रत्यागमन के, विपरीत गुण। बिल्कुल विपरीत गुण। ठीक है, तो देखिए समानता, जैसे माता पिता वैसे संतान, मतलब जो अगर माता पिता बुद्धिमान है तो बच्चे भी बुद्धिमान है, माता पिता मंदबुद्धि है बच्चे भी मंदबुद्धि है। विभिन्नता में कुछ गुण माता पिता से भिन्न, जैसे आकार में, रंग में, जैसे कोई के माता पिता बड़े गोरे चिट्टे हैं और बेटा देखो एकदम काला पैदा हो जाता है, तो ये विभिन्नता का गुण है। प्रत्यागमन का नियम बिल्कुल विपरीत, एक एकदम उदार है और एक एकदम कंजूस है। एक गांधी जी है तो गांधी जी के बच्चे उनके विपरीत है। कहाँ बाबर इतना शक्तिशाली, और कहाँ यहाँ पे बाबर के जो बेटा हुमायूं है वो एकदम डरपोक। तो एकदम विपरीत गुण की संतान पैदा हो जाती है, तो तीनों मिल गए। अभी प्रेरणा एक प्रोसेस है। क्या है, प्रोसेस है किसी भी कार्य को आरंभ करने, जारी करने, नियमित बनाए रखने का प्रोसेस मोटिवेशन कहलाता है। तो मोटिवेशन वंशानुक्रम का कोई भी नियम नहीं है। नेक्स्ट, मनुष्य जीवन का आरंभ मूलतः घटित होता है एक कोश, केवल एक कोश, आई मीन दो कोश, एक कोश, कई कोश, कोई कोश नहीं। मूलतः घटित का मतलब समझ रहे हो, बच्चा जो जन्म लेता है कैसे लेता है बताओ। सोचिए, तब तक मैं एक डायग्राम बनाती हूँ। सोचो सोचो।
अब देखिए इस चीज को अच्छे से समझिए। मनुष्य मूलतः घटित होता है दो कोश, केवल एक कोश, कई कोश, कोई कोश नहीं। ठीक है, देखिए इसका आंसर होगा एक कोश से। एक कोश, एक कोश जिसको आप जाइगोट कहते हो, जिसे आप संयुक्त कोश भी कह सकते हो। इसी से जन्म होता है एक बच्चे का। अब ये बनता तो एक कोश से है, लेकिन ये एक कोश दो कोशों से मिलकर बनता है। इनको हम उत्पादक कोश कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्पादक कोश। मातृ कोश और पितृ कोश ये होते हैं दोनों मिलकर उत्पादक कोश। इसी से जन्म होता है हमारे जाइगोट का। जाइगोट यानी यहाँ पे बालक का जन्म हो चुका है। अब देखिए एक बात आती है कि भाई हर पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो गुण है वो जीन्स के द्वारा कैसे स्थानांतरित होते हैं। तो देखो ये प्रोसेस ये है, माता का अंडाणु होता है, पिता के शुक्राणु होते हैं। माता के अंडाणु में गुणसूत्र माता के, पिता के शुक्राणु में गुणसूत्र पिता के, अलग अलग है। ठीक है, और गुणसूत्र के अंदर होते हैं जीन्स। गुणसूत्र के अंदर होते हैं जीन्स। जीन्स मतलब जहां पे आपके आनुवंशिक लक्षण, यानी आप कह सकते हो आपके पूर्वजों की जो विशेषताएं हैं वो होती है। अब देखो इसको रिवर्स ऐसे पढ़वा, ऐसे जाओ भाई, जीन्स गुणसूत्र में, गुणसूत्र से अंडाणु में, अंडाणु से आपके मातृकोश में, मातृकोश पितृकोश मिलकर जायगोट में। ऐसे ही अगला प्रोसेस जाएगा। तो समझ रहे हो कैसे एक पीढ़ी के गुण हर पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं। ठीक है, तो आंसर क्या है? एक कोश। आगे, निम्न में से कौन सा कथन विकास के संबंध में सही नहीं है? विकास प्रतिमानों की कुछ निश्चित विशेषताओं की भविष्यवाणी की जा सकती है। दूसरा, विकास का उद्देश्य है वंशानुगत संभाव्य क्षमता का विकास करना है। विकास के विभिन्न क्षेत्रों में संभाव्य खतरे नहीं होते हैं। प्रारंभिक विकास के प्रारंभिक विकास बाद के विकास से अधिक महत्वपूर्ण है। बताइए भाई क्या होगा आंसर? विकास का नियम, सीटेट दे लो, रीट दे लो, कोई भी एग्जाम दे लो, अगर ये टॉपिक है तो मान के चलिएगा इसमें से क्वेश्चन आता ही आता है। आप सभी जानते हैं। मिल गया सभी को? लॉक कर दें? ओके, देखिए विकास प्रतिमानों की कुछ निश्चित विशेषताओं की भविष्यवाणी की जा सकती है। हम बिल्कुल कर सकते हैं। पहली बात तो हमें नहीं पूछा है, हम बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है किसी बच्चे को देख के आप ये कह दोगे ये डॉक्टर बनेगा, ये इंजीनियर बनेगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप सिर्फ ये बता सकते हो, जैसे होते हैं ना छोटा बच्चे की अगर हाइट लंबी है, छोटे छोटे बच्चे जब जन्म लेता है कोई बच्चा लंबा दिखता है तो हम कहते हैं ये बड़ा होकर लंबा होगा, और वो लंबा होता है। तो ये आप ये भविष्यवाणी कर सकते हो। बच्चों की क्रियाकलाप देख के आप ये बता सकते हो ये मंदबुद्धि होगा कि ये बुद्धिमान बच्चा होगा। ये भविष्यवाणी की जा सकती है क्योंकि उसके कामों से ही पता चल जाएगा हमें। समझ रहे हो? दूसरा, विकास का उद्देश्य वंशानुगत संभाव्य क्षमता का विकास करना है। देखिए वंशानुक्रम जो है ना वो आपके विकास की सीमा को निर्धारित कर देती है। वो जो सीमा निर्धारित कर देती है उससे ऊपर विकास नहीं होता है। तो हम जितनी उसने सीमा निर्धारित की है, ठीक है, उसकी संभाव्य क्षमता जितना हम प्राप्त कर सके, यही क्या है? डेवलपमेंट का उद्देश्य होता है। क्लियर? सही है। विकास के विभिन्न क्षेत्रों में संभाव्य खतरे नहीं होते हैं, ये बात बिल्कुल गलत है। विभिन्न क्षेत्र यानी विभिन्न उसकी अवस्थाएं, उनमें खतरे नहीं होते हैं, कतई गलत बात है। होते हैं खतरे। अवस्था की बात करो, शिशु अवस्था, हाँ ये तो खतरनाक पीली अवस्था कहा है हर लोग ने। कैसे नहीं होती बताइए आप लोग? छोटे बच्चे को छोड़ सकती है क्या माँ के लिए? 24 घंटे उसका ध्यान देना पड़ता है। बड़ा हो गया तो क्या है, बाल्यावस्था में खत्म हो जाती है। आप उस छोटे से बच्चे को कहीं भेज सकते हो, कोई भी उसे बेवकूफ बना के ले जा सकता है, गुमराह कर सकता है। किशोर अवस्था, खुद में बच्चा इतना उलझा होता है सुसाइड जैसे काम कर लेता है। खतरे तो हर अवस्था के हैं। तो एक शिक्षक और माता पिता का दायित्व बनता है कि उन्हें वो ठीक प्रकार से हैंडल करे। तो खतरे होते हैं, ठीक है। तो ये हमारा स्टेटमेंट गलत मिल गया। लास्ट भी देख लो, प्रारंभिक विकास बाद के विकास से अधिक महत्वपूर्ण है। देखिए आपसे कोई क्वेश्चन पूछे सर्वाधिक तेज विकास कब होता है पूरे जीवन में? पूरे जीवन में तो आपका आंसर क्या होगा? शिशु अवस्था। शिशु अवस्था में भी 0 से 2,
0 से 2 में जो विकास होता है शारीरिक मानसिक, वैसा विकास उतनी गति कभी नहीं होती है, सबसे तेज विकास होता है। और 5 साल तक तो बच्चे का 90% ब्रेन विकसित हो जाता है। तो बताइए प्रारंभिक विकास बाद के विकास से महत्वपूर्ण है या नहीं है? बिल्कुल है। ठीक है, तो सभी स्टेटमेंट सही थे, सी गलत है। नेक्स्ट आइए बढ़ते हैं 6 नंबर पे। मानव विकास किन दोनों के योगदान का परिणाम है? अभिभावक एवं अध्यापक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारकों का, वंशक्रम वातावरण का, और निम्न में से कोई नहीं। बताइए। हाँ जी, क्या होगा उत्तर? दे दिया आप लोगों ने जवाब। भाई अभिभावक अध्यापक, सामाजिक सांस्कृतिक, वंशक्रम वातावरण। तो डेफिनेटली वंशक्रम और वातावरण। आप सभी जानते हैं कि भाई हमारा जो डेवलपमेंट है वो किसका परिणाम है? हेरिडिटी की अंतःक्रिया होती है एनवायरनमेंट से। प्रकृति और पोषण कहते हैं इसे। ठीक है, क्या कहते हैं? प्रकृति और पोषण कहा जाता है इसे। तो प्रकृति और पोषण दोनों की अंतःक्रिया का रिजल्ट होता है आपका विकास। जैसे एक उदाहरण से समझिए, अगर हम कोई बिल्डिंग बनाना चाहते हैं तो वो बिल्डिंग की जो नींव है वो है वंशक्रम। ठीक है, और बिल्डिंग के ऊपर जो हम माले बना रहे हैं वो है वातावरण, पोषण। ठीक है, क्योंकि बाहरी चीजों से आता है। भाई नींव तो एकदम बोलते हैं ना कि नींव बड़ी मजबूत होनी चाहिए, वंशक्रम बड़ा, वंशक्रम आपकी नींव देता है। और कहते हैं वो जितनी मजबूत होगी बिल्डिंग उतना ही अच्छा होगा। ठीक है, अब बाहरी वातावरण से आप मटेरियल लाते हो, समझ लो ईंट लेके आते हो, वो जो आप सीमेंट लाते हो, कारीगर लाते हो। अब ये बताओ, अगर नींव स्ट्रांग नहीं है, ठीक है, और आपने 10 तले की बिल्डिंग बना दी, कितने दिन चलेगी बिल्डिंग? नहीं चलेगी ना। और अगर आपने नींव तो बड़ी मजबूत डाल दी, ठीक है, और ऊपर जो मटेरियल डाला है आप लोगों ने फ्लैट्स में वो एकदम कचरा डाल दिया, अब बताओ वो बिल्डिंग कितने दिन चलेगी? तो विकास निर्भर करेगा दोनों की अंतःक्रिया पे, किसी एक के कारण विकास कभी नहीं होगा। ठीक है, पावलो के प्रयोग में कुत्ता न केवल मांस प्रदाता के मांस सीधे मुंह में रखने से लार टपकाता है, किंतु इससे पहले भी, अर्थात जब सीढ़ियों से नीचे आने वाले प्रशिक्षक के कदमों की आवाज सुनता है, इस संवृत्ति को कहा जाता है विलोपन, बिना शर्त प्रोत्साहन, अनुकूलित उत्तेजना और तत्परता। ये मनोविज्ञान का सबसे फेवरेट क्वेश्चन है। ठीक है, ये मीन्स आईपी पावलो अधिगम के इतने सिद्धांत आते हैं, तो इसका एग्जाम्पल ना आए ऐसा नहीं हो सकता। तो क्या है ये संवृत्ति जो हो रही है कदमों से, वो होता है ना कि भाई टीचर क्लास में आने से पहले ही बाहर आवाज होती है मैडम की, टक टक सैंडल बजती है, बच्चे जो है क्लास में एकदम चुप। क्या है? अनुकूलित उत्तेजना। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि आवाज आ गई मैडम भी आ जाएगी, आएगी तो मारेगी और डांटेगी, तो पहले ही चुप हो जाते हैं। वही बात है, ये अनुबंधन हो जाता है। ठीक है, अनुबंधन के द्वारा होता है। तो जो अनुबंधन बच्चे का घंटी से हो रखा है कि भाई पहले लार जो आ रही थी वो किसको लेकर आ रही थी? पहले तो भोजन से आती थी, अनुबंधन हुआ घंटी से। जब उच्च कोटि अनुबंधन हो जाता है उसके बाद तो पावलोग कमरे में आने से पहले, जब वो सीढ़ियां उतरेगा उसकी आवाज आएगी तो कुत्ते को पता चल जाएगा पावलोग आ रहा है, अब घंटी बजाएगा और मुझे खाना देगा। तो इसे क्या कहोगे आप? अनुकूलित उत्तेजना। क्योंकि ये अनुकूलन हो गया है यहाँ पे, और जैसे ये अनुकूलन हो रहा है मतलब अनुबंधन स्थापित हो गया। संकेत अधिगम के अंतर्गत सीखा जाता है पारंपरिक अनुकूलन, मनोवैज्ञानिक, वातावरण और मनोदैहिक। बताइए, सही जवाब बताएं सभी विद्यार्थी।
देखिए, रॉबर्ट गेने, रॉबर्ट गेने जो है, इन्होंने एक किताब लिखी थी। क्या नाम था उस किताब का? बुक का नाम है अधिगम की शर्तें। क्या नाम है? अधिगम की शर्तें। इस किताब के अंदर, इस किताब के अंदर उन्होंने 8 प्रकार के सोपान दिए हैं। ऐसे सोपान है, ठीक है। इसमें निम्न से उच्च की तरफ आप लोग बढ़ोगे, ठीक है। ये नीचे है, निम्न से ऊपर की तरफ जाओगे, सोपान बढ़ता जाएगा। नीचे सबसे सरल, ऊपर सबसे कठिन, ठीक है। 1965 में ये किताब थी, उसके अंदर 8 सोपान दिए थे। तो उसमें सबसे पहला जो है ना, पहला सबसे सरल है यहाँ पे संकेत अधिगम, और ये पहला यही है। और अंतिम आएगा सबसे कठिन, समस्या समाधान, ठीक है। तो पारंपरिक अनुकूलन जो है वो इसका सही जवाब है। कैसे? संकेत के माध्यम से सीखना, संकेतों के माध्यम से सीखना। जैसे आप लोग रोड पे जाते हो, रेड लाइट जलती है, संकेत है, उसको देख के आप समझ गए क्या है, कि भाई अब यहाँ रुकना है, ठीक है। एक ग्रीन लाइट आती है, आप समझ गए अब मुझे जाना है। लड़कियों के गले में मंगलसूत्र है, देख के समझ जाओगे क्या है, शादीशुदा है। तो संकेत से आप लोगों को सीख जाते हो। और पारंपरिक अनुकूलन में भी यही होता है, घंटी के माध्यम से अनुबंधन स्थापित हो रहा है। तो यहाँ पे ये देखो, आप प्रतिपादक पढ़ोगे ना इसमें, तब तो गिने हैं इन 8 के, लेकिन इनकी व्याख्या सबने अलग अलग की है। जैसे पहला है संकेत, तो इसकी व्याख्या करने वाले कौन आ गए आपके? आईपी पावलर आ गए। उद्दीपक अनुक्रिया, तो उसका व्याख्या किसने किया है? थॉर्नडाइक ने किया है। तो ऐसे सबका अलग अलग चलेगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात का। तो पारंपरिक अनुकूलन संकेत अधिगम से सीखा जाता है। आगे बढ़े। चिंतन क्या है? प्रतीकों का प्रयोग है, भाषा का है, प्रात्यक्षिक प्रक्रिया है, संप्रत्यय अधिगम है। जल्दी से आंसर बताइए, फटाफट से उत्तर दीजिए, क्या होगा आपका जवाब? देखिए, ऐसा नहीं है कि भाषा का प्रयोग नहीं होता है, ये जो क्रियाएं हैं इनका कोई काम नहीं है, लेकिन मुख्यतः क्या है? प्रतीकों का प्रयोग है। आप जो सोचते हो तब आपके दिमाग में प्रतीक होते हैं। तो चिंतन क्या है? प्रतीकों का प्रयोग है, ए उत्तर होगा। अगला, निम्न में से कौन सा बालकों के अधिगम एवं विकास में सबसे अधिक योगदान देता है? परिवार समवयस्क समूह है, टेलीविजन, परिवार समवयस्क समूह है, अध्यापक, परिवार खेल एवं कंप्यूटर, परिवार खेल एवं पर्यटन। क्या होगा आंसर? जल्दी से बताइए। सीखने में और विकास में सबसे ज्यादा योगदान किसका लग रहा है? भाई देखने से ही पता चल रहा है, परिवार समवयस्क समूह है और अध्यापक भी उत्तर होगा, क्योंकि ये सेकेंडरी है, ये सेकेंडरी है, ये सेकेंडरी है। अब देखो ध्यान से समझो कैसे। सीखना और डेवलपमेंट, वैसे अधिगम भी अपने आप में एक विकास ही होता है। भाई अधिगम से आप कुछ ना कुछ सीखोगे, नवीन विशेषताएं अर्जित होगी, और भाई विकास क्या है? यही तो है, आपके अंदर उत्तरोत्तर परिवर्तनों की श्रृंखला। क्या है? विकास है। नवीन विशेषताएं ऐड होती जाती है, यही तो है विकास। तो वो सीखने से तो होगी। तो बच्चा सबसे पहले कहाँ सीखता है? परिवार, पहली पाठशाला, पहली पाठशाला क्या होता है? परिवार होता है। और टीचर कौन होता है पहला? माँ। माँ पहली शिक्षिका है आपका, ठीक है। तो सबसे पहले आप वहां सीखते हो, परिवार के सदस्यों से सीखते हो, ठीक है। उसके बाद में क्या होता है? उसके बाद में आप लोग
स्कूल जाते हैं, ये द्वितीय। कई बार एग्जाम में प्रश्न आता है प्राथमिक कारक द्वितीय कारक, तो ये पहले प्राथमिक कारक है। द्वितीय कारक है विद्यालय, क्योंकि अब बच्चा घर से निकल कर स्कूल जाता है, ज्यादातर समय वहीं बिताता है, समूह बनाता है, अध्यापक होता है, अब इनका रोल बड़ा पड़ता है। ठीक है, तो अब सेकेंडरी हो जाएगा ये, तो ये सारा मिलके बी ऑप्शन सही है। क्लियर, समझ आ गई बात आप लोगों को? चलो आगे बढ़िए। निम्न में से कौन से स्वाधीनता के लक्षण है? मैंने अभी बताया था, थोड़ा सा दोबारा देख लीजिए, सेम वैसे ही आ गया। कमजोर सामाजिक व्यवहार, रूढ़िबद्ध व्यवहार, कमजोर संप्रेषण, ऊपरी लिखित सभी। हाँ जी। देखिए, स्वाधीनता मैंने पहले ही बताया था, ओटिज्म कहते हैं इसे। ठीक है, कमजोर सामाजिक व्यवहार, क्योंकि पहली लाइन मैंने बताई थी कमजोर संप्रेषण, इस लाइन को याद रखो। जब ये होगा तो लोगों के साथ कम्युनिकेशन कैसे बैठेगा, तो अपने आप ही कमजोर व्यवहार होगा। रूढ़िबद्ध व्यवहार, बड़ा चिड़चिड़ा व्यवहार रहता है इनका, मैत्रीपूर्ण संबंध नहीं बनाएंगे, अच्छे से बात नहीं करेंगे। ठीक है, टिपिकल बिहेव, अजीब सा असामान्य व्यवहार, तो उपरोक्त सभी। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा उदाहरण अभिप्रेरणा का परिणाम नहीं है? कृष्णा ने नृत्य का समय 1 घंटे से बढ़ाकर 2 घंटे कर दिया है। जॉन स्टुअर्ट मिल ने 12 वर्ष की उम्र में दर्शन का अध्ययन आरंभ कर दिया था। जगत ने श्वास की प्रक्रिया में रुचि दिखानी आरंभ कर दी। राम ने तेजी से आधुनिक प्राचीन ऐतिहासिक प्रवृत्तियों में सह संबंध स्थापित करने में प्रगति की है। इस क्वेश्चन में आप लोग सब बहुत परेशान हुए थे, बड़ा ही टफ क्वेश्चन था। तो भाई बताइए क्या होगा जवाब, क्या लग रहा है आप लोगों को? दीजिए आंसर। देखिए, इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा बी। पहली बात करेंगे, कृष्णा ने नृत्य का समय 1 घंटे से बढ़ा के 2 घंटे कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे गति आ रही है ना, बढ़ रहा है, तो जब गति हो रही है इसका मतलब मोटिवेशन काम कर रहा है, ये सही है। जगन ने श्वास लेने की प्रक्रिया में रुचि दिखानी, ये समझ में नहीं आ रहा था लोगों को। देखो, रुचि, अभिप्रेरणा से रुचि जागृत होती है किसी भी काम को करने की, ये याद रखिए। ठीक है, तो 1 सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ पे रुचि दिखाने का मतलब क्या होता है कि आप बोलोगे अरे सांस में कैसी रुचि? भाई एक तो आप नॉर्मली सांस लेते हो, वो तो सभी लेते हैं जिंदा रहने के लिए, बट एक आप अनुलोम विलोम कर रहे हो, ऐसे लेफ्ट से लेते हैं राइट से छोड़ते हैं, ऐसा ही करते हैं ना कुछ, तो अनुलोम विलोम करते हैं। तो वो आपने क्या किया, एक रुचि दिखानी आरंभ कर दी, तो ये मोटिवेशन है कि नहीं हम तरीके से श्वास लेंगे, अनुलोम विलोम करेंगे, हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। तो ये अभिप्रेरणा का है, सभी तो नहीं करते ना। सो ये आंसर हो जाएगा अभिप्रेरणा का, सही है। तेजी से, ये वर्ड नोटिस कीजिए, तेजी से। तो याद रखिए, ड्राइव हमेशा गति प्रदान करता है मोटिवेशन के अंदर, किसी भी काम को करने में प्रगति बता रहा है, आपकी प्रगति की है उसने, इसका मतलब मोटिवेशन है। अब आओ आपके आंसर पे। जोन स्टुअर्ट मिल ने 12 वर्ष की उम्र में दर्शन का अध्ययन आरंभ कर दिया। आरंभ ही तो किया है। अभी प्रेरणा एक कंप्लीट प्रोसेस है, किसी भी कार्य को आरंभ करना, जारी रखना, नियमित बनाए रखना, मोटिवेशन कहलाता है। तो यहाँ पे आंसर ये हो गया। ठीक है, आगे बढ़ो। 13, सूचना प्रक्रमण सिद्धांत बुद्धि को विभिन्न आधारभूत कौशलों में विभक्त करने के लिए जाने जाते हैं, जिसे लोग सूचना प्राप्त करने, प्रक्रमण करने और तर्क देकर समस्या समाधान के लिए उपयोग करते हैं। इस तरह के सिद्धांत का प्रतिपादन करने हेतु श्रेष्ठ किसे माना गया है? जेरोम ब्रूनर,
जीन पियाजे, जेबी जेपी गिलफोर्ड और नीचे है स्टर्नबर्ग। ये दिखाई नहीं दे रहा होगा, मैं यहाँ पे डी ऑप्शन यहाँ लिख देती हूँ, स्टर्नबर्ग। चलो ये डी है, बताओ क्या होगा उत्तर। बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, सीटेट में इसका क्वेश्चन आता ही आता है। तो बताओ मुझे क्या लग रहा है आप लोगों को इसका उत्तर। ब्रूनर है, प्याजे है, गिलफोर्ड है। हम्म, देखो ध्यान से समझो। ब्रूनर ने तो दिया नहीं है, निर्मितवाद की बात करते हैं। ब्रूनर संज्ञानात्मक निर्मितवाद के जनक, प्रतिपादक। प्याजे संज्ञानात्मक, प्याजे भी ब्रूनर के साथ ही थे संरचनावाद में। एंड संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत दिया है। गिलफोर्ड 3D मॉडल दिया है। तो ऐसे ही उत्तर पता चल गया, उत्तर क्या है, स्टर्नबर्ग। सूचना प्रक्रमण सिद्धांत बुद्धि का। तो देखिए स्टर्नबर्ग जो है, उन्होंने 3 प्रकार की बुद्धि बताई है। कौन सी देखिए, पहली विश्लेषणात्मक, दूसरी सृजनात्मक, तीसरी व्यवहारिक। ठीक है, ये आंसर है। ये 3 प्रकार की बुद्धि है। इसी सिद्धांत को हम सूचना संसाधन सिद्धांत, त्रिचापीय सिद्धांत, त्रितंत्रीय सिद्धांत भी कहते हैं। और किताब कौन सी थी इनकी, बियॉन्ड आईक्यू। क्या नाम है, बियॉन्ड आईक्यू। 1985 के अंदर स्टर्नबर्ग ने ये सिद्धांत दिया था। क्लियर, बढ़िया। आगे, व्यवहारिक बुद्धि को कहा जाता है मूर्त बुद्धि, संज्ञानात्मक योग्यता, अमूर्त बुद्धि, सामाजिक बुद्धि। बताओ क्या होगा उत्तर। बड़ा ही इंटरेस्टिंग अच्छा क्वेश्चन, रीट में आया हुआ क्वेश्चन। बताइए क्या जवाब है आप लोगों के अनुसार। देखिए बुद्धि 3 प्रकार की होती है। कौन सी, मूर्त बुद्धि, दूसरी अमूर्त बुद्धि, तीसरी सामाजिक बुद्धि। ठीक है, थोड़ा सा पहले इनके बारे में हम समझ लेते हैं। देखिए मूर्त बुद्धि क्या होती है, वह बुद्धि जो आपके कर्मेंद्रियों के द्वारा आपके शरीर में विकसित हुई है, उसे हम कहेंगे मूर्त बुद्धि। ऐसी बुद्धि जो आपके ज्ञानेंद्रियों के द्वारा आपके मस्तिष्क में विकसित हुई है, उसे कहेंगे अमूर्त बुद्धि। ठीक है, मूर्त बुद्धि में उपकरणों का, मशीनों का, औजारों का प्रयोग होता है। अमूर्त बुद्धि में पुस्तकीय ज्ञान, अंक, चिन्ह, प्रतीक का प्रयोग होता है। ठीक है, सामाजिक बुद्धि नाम से ही पता चल रहा है, लोगों को समझना, अच्छा व्यवहार करना, सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करना, सद्भाव रखना, ये सामाजिक कौशल है। जैसे नेताओं के अंदर होता है ना, मीठी मीठी बातों से फंसा लेते हैं, ये होते हैं सामाजिक बुद्धि। ठीक है, अब ये 3 प्रकार की तो हो गई बुद्धि हमारी। अब ये दी किसने है, वर्गीकरण किसने किया, तो ध्यान रखिए ये वर्गीकरण किया है आप लोगों का गैरिट ने। क्या नाम बता रही हूं मैं, ध्यान से सुनना क्योंकि कंफ्यूजन होता है। अब कंफ्यूजन क्या है वो सुनिए, गैरिट। अब कंफ्यूजन क्या है, अब आप कहोगे गैरिट थोड़ी थॉर्नडाइक ने भी तो किया है। थॉर्नडाइक, थॉर्नडाइक ने भी बताई है बुद्धि, लेकिन पहली बुद्धि जो मूर्त बुद्धि है, इसको थॉर्नडाइक कहते हैं यांत्रिक बुद्धि। क्या कहते हैं, यांत्रिक बुद्धि कहते हैं थॉर्नडाइक मूर्त बुद्धि को। बाकी तीनों सेम है, पहली बुद्धि यांत्रिक, दूसरी अमूर्त, तीसरी सामाजिक। एग्जाम के अंदर आया हुआ है प्रश्न, 2 ऑप्शन थे, मूर्त, अमूर्त, सामाजिक। बच्चों ने जल्दी में ये कर दिया। दूसरा ऑप्शन था यांत्रिक, अमूर्त, सामाजिक। कौन सा सही होगा, थॉर्नडाइक के अनुसार यही होगा, दूसरा वाला। तो गैरिट ने ये बताया है, थॉर्नडाइक ने ये बताया है। एंड आप अच्छे से समझिए,
मूर्त बुद्धि को व्यवहारिक बुद्धि, यांत्रिक बुद्धि, स्थूल बुद्धि भी कहा जाता है, ठोस बुद्धि, ठीक है ना। तो क्योंकि ठोस वस्तुओं का प्रयोग किया जाता है तो आंसर हो जाएगा मूर्त बुद्धि। क्लियर। नेक्स्ट, कैटल द्वारा विश्लेषित किए गए व्यक्तित्वशील गुणों की संख्या कितनी है? 13, 15, 16, 14। सभी को पता है, सी उत्तर है 16 कारक। ठीक है, 16 पर्सन, ये पीएफ यानी पर्सनैलिटी फैक्टर है ये। ठीक है, पीएफ बनाई थी 16 पीएफ सूची। तो ये जो 16 व्यक्तित्वशील गुणों के यानी व्यक्तित्व शील गुण जो बताए थे कैटल ने, वो कैसे बनाए थे? सबसे पहले आलपोर्ट ने वर्गीकरण किया था, 18,000 शील गुण बताए थे। देन कैटल आए, उन्होंने उनको छांट के 4,000 कर दिए, 4,000 को और छोटा करके 200 कर दिए, 200 को और छोटा किया 35 कर दिए, 35 को दो भागों में बांटा, 23 बताए सामान्य व्यक्तियों में और 12 बताए असामान्य व्यक्तियों में। और मूल शील गुण जो 23 व्यक्तियों में बताए थे सामान्य में, उन्हीं में से 16 कारकों की सूची एक तैयार की थी कैटल ने, जिसे हम 16 पीएफ 16 कारक सूची व्यक्तित्व की कहते हैं। ठीक है, बुद्धि के त्रिआयामी सिद्धांत के अनुसार बुद्धि के कारकों की संख्या कितनी है? 90, 110, 135, 120। कौन सा सही लग रहा है? वैसे आप सभी को पता है, बस आंसर दे दीजिए। 3D मॉडल गिलफोर्ड कौन है प्रतिपादक? कब दिया था? 1967 के अंदर। ठीक है, 3D मॉडल आप जानते ही हो कैसे, क्या है 3D मॉडल? 3 आयाम बताए थे, विषय वस्तु, संक्रिया, उत्पाद। ये 4, ये 5 और ये 6, अगर आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तीनों को 120 आएंगे। ठीक है, गुणा करना है तीनों को। तो कुल कितने खंड बता दिए बुद्धि के? 120। ये कब? जब उन्होंने दिया था, बाद में इन सब में बदलाव हुआ था और वर्तमान में इनकी संख्या 180 है, याद रखिएगा। आपसे पूछे वर्तमान, वर्तमान शब्द का प्रयोग करें तब लिख देना 180। तो अभी तो फिलहाल 120 आंसर इसके अंदर दे चुके हैं। ठीक है, 180 वाला अभी तक पूछा ही नहीं है। मनोविश्लेषण का मानना है कि एक प्राथमिक साधन है जिसके द्वारा ईगो इद पर आच्छादित रहता है, यह कहलाता है सुपर ईगो, आमोद सिद्धांत, द्वंद्व, दबाव। क्या होगा आंसर? कौन सा ठीक लग रहा है? डी उत्तर है। ये थोड़ा सा टिपिकल था, ध्यान से समझिए। मनोविश्लेषणवाद फ्राइड ने दिया था, सभी को पता है आप लोगों को। एक प्राथमिक साधन है जिसके द्वारा ईगो, अहम, इद पर आच्छादित रहता है। कौन सा ऐसा साधन है? देखो, प्राथमिक साधन यहाँ पे रचना, मनोरचना की बात पूछ रहे हैं, ऐसी कौन सा साधन है? तो दबाव यहाँ पे एक प्रकार से दमन है। ऐसा कौन सा साधन है जिससे अहम इद पर भारी रहता है? ठीक है, तो इद का मतलब समझ रहे हो? पशु प्रवृत्ति, जो कहता है छीन लो जो आपको चाहिए। ठीक है, जो भौतिक सुखवादी होते हैं, अनैतिक, असामाजिक जो भी काम होते हैं ना, वो सब ईद करवाता है, अचेतन मन के स्वामी। ठीक है, ये बताया था फ्राइड ने व्यक्तित्व का एक प्रकार। सो अब ये इस पर आच्छादित ईगो रहता है, ये आच्छादित है तभी हम बचे हुए हैं और मनुष्यों की तरह जीवन जीते हैं, नहीं तो हम पशु प्रवृत्ति के हो जाए। तो दमन दबाव एक इस प्रकार का
युक्ति है जिसके माध्यम से आपका अहम जो है वो ईद पर आच्छादित रहता है, जिसके कारण आपकी अनैतिक असामाजिक इच्छा बिना आपकी जानकारी के अचेतन मन में धकेल दी जाती है। ठीक है, आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट, समावेश शब्द का मतलब विशेष शैक्षिक आवश्यकता वाले बच्चों को डैश नियमित कक्षा कक्ष में शिक्षित करना। सर्वाधिक समय, पूरा समय, कुछ समय, किसी समय नहीं। बताइए। पूरा समय। क्लियर। देखिए, समावेशी शिक्षा का मतलब क्या होता है? सभी प्रकार के बच्चों को समान रूप से शिक्षा पाने का अधिकार है कि वो सभी बच्चों के साथ बैठकर पढ़े, ना कि उनको कोई अलग अलग विद्यालयों में उनकी किसी कमियों की वजह से हम अलग करें। हर बच्चा एक साथ पढ़े, एक विद्यालय में पढ़े, ये उनका अधिकार है, उनकी स्वतंत्रता का अधिकार है। ठीक है, तो अब चाहे वो आर्थिक रूप से पिछड़ा हो, सामाजिक रूप से पिछड़ा हो, वंचित बालक हो, आपका विकलांग बालक हो, मंदबुद्धि बालक हो, ठीक है, प्रतिभाशाली बालक हो, कोई किसी भी तरह का बच्चा हो, सभी बच्चों को हम एक साथ पढ़ाएंगे। ठीक है, ये है आपकी समावेशी शिक्षा। सभी को नियमित रूप से पूरे समय पढ़ाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे दायित्व तो जरूर शिक्षक का बढ़ता है कि भाई हर एक बच्चे पर इंडिविजुअली आप ध्यान दें, अभिभावकों के साथ में मिलकर उनके लिए योजना बनाएं और अच्छे से उन्हें पढ़ाएं। ठीक। नेक्स्ट, व्यक्तिगत विभिन्नता का सम्मान करते वक्त एक शिक्षक से क्या आशा नहीं की जा सकती है? योग्यतानुसार समूह में विभक्त करना, पाठ्यचर्या को समायोजित करना, बच्चों को स्व अध्याय के लिए छोड़ देना, शिक्षण विधियों को समायोजित करना। बताइए। नहीं पूछा है, क्या लग रहा है सही जवाब आप लोगों को? ठीक है, डन। आंसर होगा सी, सभी को पता चल गया होगा। भाई व्यक्तिगत विभिन्नता को सम्मान करते हुए कि हर बच्चा अलग अलग भिन्न है, तो आप स्व अध्याय के लिए तो नहीं छोड़ सकते ना। समझ लो बच्चा कमजोर है पढ़ने में, अगर आप उसे बोल दो कि हाँ तुम पढ़ लो, अपने आप कर लो, कैसे करेगा बालक? नहीं कर सकता। तो स्व अध्याय के लिए हम नहीं छोड़ सकते। ठीक है, बाकी आंसर ठीक है। मेरिडिट के अध्ययन के आधार पे कहा जा सकता है कि सामान्य रूप से उन परिवारों के बालक डैश है जो सामाजिक स्तर से ऊंचे होते हैं, कम स्वस्थ एवं विकसित, अधिक स्वस्थ एवं विकसित, अधिक स्वस्थ एवं कम विकसित, एवं स्वस्थ नहीं पर विकसित। बताओ कौन सा ठीक लग रहा है? अधिक स्वस्थ एवं विकसित कैसे? देखो सुनो, सामाजिक स्तर से ऊंचे हैं, पहले क्या दिया आपको? मतलब जिनका सोशल स्टेटस बहुत अच्छा है, पैसे वाले हैं, बढ़िया वर्ग है, अच्छा रहते हैं, अच्छी जगह रहते हैं, अच्छा खाते पीते हैं, अच्छे स्कूलों में जाते हैं। तो बताओ ऐसे बच्चों का रिजल्ट क्या आना है? सिंपल सी बात है, अधिक स्वस्थ होंगे, एनवायरनमेंट अच्छा होगा, गंदगी में नहीं रहेंगे, ठीक है, खाना पीना उनका अच्छा रहेगा, ठीक है, तो पोषण का शिकार नहीं होंगे, तो स्वस्थ भी अच्छे रहेंगे। ठीक है, और विकसित, क्योंकि अच्छी स्कूल, अच्छा एजुकेशन, ये सब कुछ करवाया जाएगा,
तो यहाँ पे सीधी सी बात है कि बच्चा अधिक स्वस्थ और अधिक विकसित होगा। कम स्वस्थ क्यों होगा? अगर सामाजिक स्तर अच्छा है। ठीक है। कम विकसित क्यों होगा? स्वस्थ नहीं होगा। ये सब गलत है। सही है? क्लियर? नेक्स्ट। निम्न में से कौन सी व्यू रचना अभिप्रेत लैंगिक अंतरों को मद्देनजर रखते लैंगिक समानता की भावना के विपरीत है? पहला, विद्यार्थियों को बताएं कि रूढ़िबद्ध विषयों में सफलता हासिल कर सकते हैं। दूसरा, प्रारंभिक विद्यालय वर्षों में लड़के लड़कियों में शारीरिक आमक कौशलों के विकास की संभाव्य क्षमता समान होती है। लड़कों को समस्याओं के समाधान और विश्व पर नियंत्रण रखने के लिए उनकी योग्यता पर उनको आत्मविश्वास विकसित करने के लिए सहयोग प्रदान करें। लड़के एवं लड़कियों दोनों को कम आक्रामक एवं एक दूसरे के साथ अंतर क्रिया करने के सम्मत सामाजिक तरीकों को सिखाया जाए। बताओ क्या होगा उत्तर? फटाफट से आंसर दीजिए। भाई क्या कह रहा है कि कौन सी व्यू रचना अभिप्रेरित लैंगिक अंतरों को मद्देनजर रखते हुए लैंगिक क्षमता की भावना के विपरीत है? विपरीत वाला कौन सा लग रहा है भाई? लैंगिक क्षमता के विपरीत वाली बात मतलब जहां लड़का लड़की को समानता नहीं मिल रही है। कोई ऑप्शन दिख रहा है आपको? एकदम दिख रहा है। आंसर नंबर सी, लड़कों की समस्याओं के समाधान और विश्व पर नियंत्रण। ये भाई क्यों भाई? लड़के क्यों, लड़कियां नहीं कर सकती क्या? यहीं पर हम लोगों ने अंतर कर दिया, तो ये तो विपरीत हो ही गया है ना। सिंपल सी बात है। तो आंसर सी है। एक स्वस्थ व्यवस्थित विज्ञान जो स्वयं और वातावरण के साथ समायोजन को प्राप्त करने के लिए नियम, कानून और सिद्धांत प्रदान करता है, क्या कहलाता है? अभिप्रेरणा, दिमागी आरोग्यता, अधिगम, द्वंद्व, क्या कहोगे? बताइए क्या कहोगे? एक व्यवस्थित विज्ञान जो स्वयं और वातावरण के साथ समायोजन को प्राप्त करने के लिए नियम, कानून, सिद्धांत प्रदान करता है। क्या कहेंगे? अभिप्रेरणा? अभिप्रेरणा किसी कार्य को आरंभ करने, जारी करने, नियमित रखने नहीं है। अधिगम, अनुभव, अभ्यास, प्रशिक्षण से होने वाला अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन। कॉन्फ्लिक्ट, दो उद्देश्य या दो इच्छाओं के बीच में संघर्ष नहीं है। पहली बात तो आप ऐसे भी समझ जाइए कि उत्तर ये है, क्योंकि हमने एलिमिनेट कर दिया। दूसरी बात, दिमागी आरोग्यता मतलब क्या कह रहे हो? मानसिक स्वास्थ्य। इसको दूसरी भाषा में क्या कहोगे? मानसिक स्वास्थ्य। तो भाई समायोजन को प्राप्त करने के लिए नियम, कानून और सिद्धांत प्रदान करता है, क्या कहलाएगा? मानसिक स्वास्थ्य ही तो कहलाएगा, जिसके द्वारा आप खुद वातावरण के साथ समायोजन स्थापित करते हैं। आगे बढ़ो। समायोजन से तात्पर्य स्वयं का विभिन्न परिस्थितियों में अनुकूलन करना है ताकि संतुष्ट किया जा सके दूसरों को, प्रेरकों को, उद्देश्यों को, आवश्यकताओं को। बताओ किसे कहते हो एडजस्टमेंट? ठीक है, देखिए, समायोजन से तात्पर्य जो है वो ये है कि आप ना ही दूसरों को संतुष्ट करते हो। देखिए ऐसा नहीं है, समायोजन का मतलब समझो पहले तो। खुद को दूसरों की अकॉर्डिंग, दूसरी परिस्थितियों के अकॉर्डिंग अनुकूलित करना। ठीक है, स्थान, व्यक्ति, वस्तु किसी के साथ भी अनुकूलित कर लेना ही समायोजन है। अगर कर लेते हो तो एडजस्टमेंट, और नहीं कर पाते तो मैल एडजस्टमेंट, वो समायोजन। तो यहाँ पे
तात्पर्य ये होता है कि हम करते क्यों हैं, संतुष्ट किसको किया जाता है। भाई दूसरे को जरूरी थोड़ी है, व्यक्ति है, परिस्थिति भी हो सकती है, प्रेरक उद्देश्य है, कुछ भी हो सकता है। आंसर होगा आवश्यकताओं का। देखिए एडजस्टमेंट करने की नौबत क्यों आती है, हर व्यक्ति की अपनी एक नीड है, ठीक है, आवश्यकता होती है। जैसे आप लोग गए एक इंस्टीट्यूट में पढ़ने के लिए, एक टीचर से बड़ा नाम सुन रखा है, ये टीचर बहुत अच्छे हैं, ठीक है, उनसे आप पढ़ने के लिए गए। अब आप वहां पे गए, अब वो टीचर जो है बड़ा ही खड़ूस बिल्कुल भी अच्छा नहीं, आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक है। अब क्या करो, फीस जमा करा दी आपने, अब क्या करोगे। तो ऐसी परिस्थिति में उसके साथ एडजस्ट करना, यानी अपनी आवश्यकताओं को संतुष्ट करना, क्योंकि आपको उन्हीं वातावरणीय कारकों के साथ अनुकूलन करना पड़ेगा जिससे आपकी नीड क्या है, संतुष्ट हो सके। क्लियर। नेक्स्ट, क्रियात्मक अनुसंधान मौलिक अनुसंधान से भिन्न है क्योंकि यह अध्यापकों, शैक्षिक प्रबंधकों एवं प्रशासकों द्वारा किया जाता है, शोधकर्ताओं द्वारा किया जाता है, जिनका विद्यालय से कोई संबंध नहीं होता। यह प्रमाणीकृत उपकरणों पर आधारित होता है, यह न्याय दर्श पर आधारित होता है। कौन सा है। क्रियात्मक अनुसंधान मौलिक अनुसंधान से इसलिए अलग है क्योंकि अध्यापकों, शैक्षिक प्रबंधकों और प्रशासकों के द्वारा क्रियात्मक अनुसंधान किया जाता है। मौलिक अनुसंधान के लिए हमें किन्हीं विशेषज्ञों की आवश्यकता होती है। ठीक है, आप समझ जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, लिखने की आवश्यकता नहीं है, विशेषज्ञों की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो और क्रियात्मक अनुसंधान में सभी कार्यकर्ता ही है, अध्यापक हो, शैक्षिक प्रबंधक हो, प्रशासक हो, निरीक्षक हो, प्रिंसिपल हो, सब। ठीक है, स्टीफन कोरे ने स्टार्ट किया था, एंड सबसे पहले अमेरिका में। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 में निम्न में से किस परीक्षा संबंधी सुधारों को सुझाया गया है। कक्षा 10 की ऐच्छिक परीक्षा, विद्यालय शिक्षा की विभिन्न अवस्थाओं पर राज्य स्तर की परीक्षा संचालन, प्रतियोगी प्रवेश परीक्षाओं को ऐच्छिक, और इनमें से सभी। एनसीएफ 2005 के बारे में बताइए। देखो, ना ही चौथा है, ना ही तीसरा है, ना ही दूसरा है। ठीक है, परीक्षा सुधार जो दे रखे हैं ना, उसके अंदर में ये दिया है प्रावधान, कक्षा 10 की परीक्षा ऐच्छिक करना। ठीक है, अनिवार्य नहीं। क्यों, देखिए, हम चाहते हैं, एनसीएफ चाहता है कि तनाव मुक्त शिक्षा होनी चाहिए, बोझ मुक्त शिक्षा होनी चाहिए। तो भाई ऐसी शिक्षा के लिए आप अगर बोर्ड वाला एक माहौल क्रिएट कर देंगे तो बताओ बोझ होगा कि नहीं होगा। 10वीं क्लास का बोझ होता है कि नहीं होता है। 9वीं का तो नहीं होता, 8वीं का तो नहीं होता है, उनमें क्या पढ़ते नहीं हो किताबें, ऐसे ही पास कर देते हैं। लेकिन 10वीं क्लास बोर्ड एग्जाम ऐसे लगता है जैसे पता नहीं कहाँ जा रहे हैं युद्ध लड़ने के लिए। तो ऐसा माहौल है, तो उसी को ठीक करने के लिए फिर इसको ऐच्छिक करने का प्रावधान किया गया है कि ये ऐच्छिक होनी चाहिए। निम्न में से कौन सा कथन आदर्श संदर्भित परीक्षण के लिए सत्य नहीं है। ये एक मानकीकृत परीक्षण है, छात्र के स्कोर की तुलना इसके साथ तुलना करके की जाती है कि अन्य ने कैसा प्रदर्शन किया। कहा जाता है परीक्षण राष्ट्रीय मानदंडों पर आधारित होता है, छात्र के प्रदर्शन की स्थापित मानदंडों से तुलना की जाती है। बताइए। बताइए क्या होगा।
छात्र के प्रदर्शन की स्थापित मानदंडों से तुलना की जाती है। ठीक है, इसका आंसर डी होगा। ठीक है, क्लियर, समझ आ गया आंसर? जब बालक को परीक्षा द्वारा मापी हुई योग्यता के सही मूल्यांकन में स्थायित्व होता है तो उस परीक्षा को क्या कहते हैं? वैधता, विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठता, कोई नहीं। आंसर होगा बी, विश्वसनीयता। देखिए, वैधता का मतलब होता है कि जिसके लिए हम परीक्षण बना रहे हैं, हम उस परीक्षण के उद्देश्य को पूरा करते हैं, वैधता। विश्वसनीयता, जहाँ पे परिणाम जो है वो बिल्कुल भी नहीं बदलते हैं। वस्तुनिष्ठता यानी निष्पक्षता। जैसे आप ये क्वेश्चंस देखते हो ना, ये आप हम लोग जो अभी क्वेश्चन कर रहे हैं, ABCD, सत्य सत्य, हाँ ना, वो क्वेश्चंस। तो विश्वसनीयता है क्योंकि यहाँ पे स्थायित्व है, मूल्यांकन में स्थायित्व है। निम्न में से कौन सा कथन बहुग्रेड शिक्षण प्रणाली के साथ सहमति नहीं रखता? ठीक है, एक अध्यापक एक समय एक से अधिक कक्षाओं का प्रबंधन करता है। दूसरा, बैठने की लचीली व्यवस्था, विभिन्न कक्षाओं में एवं एक ही कक्षा में अंतःक्रिया, विद्यार्थियों का आयु एवं योग्यता के आधार पर समान होना। यस। देखो, बहुग्रेड शिक्षण प्रणाली का मतलब क्या होता है? बहुत सारी कक्षाओं को एक ही कक्षा में कन्वर्ट करके फिर बच्चों को पढ़ाना। ठीक है, तो अब देखो, एक समय में एक से अधिक कक्षाओं का प्रबंधन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है। लचीली व्यवस्था तो है ही कि सबको मर्ज कर रहे हो आप। एंड कक्षाओं में एक ही कक्षा में अंतःक्रिया करना, विभिन्न कक्षाओं का, तो अलग अलग क्लास के बच्चे हैं, अंतःक्रिया है, ये भी ठीक है। विद्यार्थियों की आयु योग्यता के आधार पर समान होना, अब ये कैसे होगा? अलग अलग कक्षा के बच्चे हैं तो उनकी आयु भी अलग होगी, उनकी योग्यता भी अलग होगी, तो यहाँ पे समान नहीं होता है, बिल्कुल अंतर होता है। क्या होता है? अंतर होता है। डी। अगला, निशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार अध्यापकों द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरदायित्व पूरा नहीं किया जाना है? शिक्षक कैलेंडर पंचांग का विनिश्चय करना, माता पिता अभिभावकों से नियमित बैठक रखना, विनिर्दिष्ट समय के भीतर संपूर्ण पाठ्यक्रम पूरा करना, प्रत्येक बालक की अधिगम सीखने की क्षमता का आकलन करना। बताओ क्या होगा आंसर? क्या होगा आंसर, बताइए। देखो, ये भी करना है, ये भी करना है और ये भी करना है, ये आंसर नहीं है, हमें तो नहीं पूछा है। शैक्षिक कैलेंडर का विनिश्चय करना, यह काम विद्यालय का है, ना कि अध्यापकों का है। ठीक है, इनका काम नहीं होता है। आगे बढ़ो। निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में वर्णित समुचित सरकार के कर्तव्यों के अनुसार केंद्रीय सरकार का उत्तरदायित्व होगा। अध्यापकों को प्रशिक्षण प्रदान करना, आस पड़ोस में विद्यालय की उपलब्धता को सुनिश्चित करना, शिक्षकों के प्रशिक्षण लिए
मानकों को विकसित और लागू करना, आधारभूत ढांचा प्रदान करना। बताइए क्या होगा जवाब। हाँ जी, बताओ। केंद्रीय सरकार की बात हो रही है, वर्ण समुचित सरकार के कर्तव्य के अनुसार केंद्र सरकार का उत्तरदायित्व है। देखिए, अध्यापकों को शिक्षण प्रदान करना, विद्यालय की उपलब्धता को सुनिश्चित करना, ठीक है, शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए मानकों को विकसित लागू करना। देखो, मानक स्टैंडर्ड ये कौन विकसित कर सकता है? लागू करना और विकसित करना ये अधिकार सरकार के पास होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर सी हो जाएगा। तो आपका क्लियर आंसर है सी। तो ये थे हमारे 30 क्वेश्चंस। किसने 30 आउट ऑफ 30 किए हैं अटेंड, बताइए। जिसने किए हैं उसकी साइकोलॉजी बहुत अच्छी है, ठीक है। और जिन्होंने जहां पे गलतियां की हैं उनको थोड़ा सा ध्यान दे ले। थैंक यू सो मच सभी विद्यार्थियों को। ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। आप चाहे कोई भी एग्जाम दीजिए, आप सीटेट दे लीजिए, आप थर्ड ग्रेड दे दीजिए, आप फर्स्ट ग्रेड दे लीजिए, ठीक है, कोई भी एग्जाम दे लो आप, ये सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगी। ठीक है, तो ऑल द वेरी बेस्ट। अच्छे से पढ़ते रहिए, जो भी डाउट्स है वो हम क्लियर करते रहेंगे। और क्लास क्वेश्चंस कैसे लगे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। ओके, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में।